हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स नोटबुक्स पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र के बारे में, इसके मीनिंग के बारे में, आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था किसके बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, तो समष्टि और व्यष्टि हमने अपने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक्स है वो दो भागों में बटी है। एक होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं मैक्रो और माइक्रो में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल्स, यानी कि ऐसी इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जहाँ पे हम पूरे ग्रुप या पूरी कमोडिटी की स्टडी करते हैं, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा और हम लोग इस चैप्टर के अलग अलग पार्ट्स लेकर के आएंगे। ये पूरी वीडियो 2 पार्ट या 3 पार्ट में बनाई जाएगी और इन वीडियोस को आप ध्यान से समझिएगा और अच्छे से वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि समष्टि अर्थशास्त्र या फिर जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और ये वीडियो हमारी लाइन टू लाइन डिटेल में बनेगी, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए ये क्या कहता है, बुक कहती है कि समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र क्या है। तो कहते हैं कि समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, इसके अध्ययन के लिए विश्लेषण का दूसरा पक्ष है। वो कहता है कि समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र हमारे अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अंतर्गत हम ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन करते हैं जो महत्वपूर्ण या जो संपूर्ण इकोनॉमी को प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल्स की स्टडी नहीं होती है, बल्कि उन चीज़ों की स्टडी होती है जो कंप्लीट या टोटल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि कुल रोजगार, अगर एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति के रोजगार के बारे में बात हो तो वो आपकी समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगी, लेकिन सभी की रोजगार के बारे में बात हो तो आपकी समष्टि अर्थशास्त्र में आएगी। एक व्यक्ति की आय की अगर बात हो तो वो आपके व्यष्टि क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और अगर हम बात करते हैं सभी लोगों की आय के बारे में तो वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। ठीक है, कुल उत्पादन आपका आ जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और आपका कुल उत्पादन आएगा समष्टि अर्थशास्त्र में, और एक व्यक्ति का उत्पादन आ जाएगा आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुल विनियोग, तो एक व्यक्ति का विनियोग है तो वो हमारा किस में आएगा, हमारा आ जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, जहाँ पे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन करेंगे। और अगर हम बात करते हैं कुल बचत की, तो कुल बचत हो गया, कुल उपभोग हो गया, कुल मांग, कुल पूर्ति, साम्य कीमतें, ये सभी क्या है हमारे लिए, ये सभी के सभी जो क्षेत्र हैं, ये सभी के सभी जो फील्ड्स हैं, ये सभी हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। अब बात करते हैं कि माइक्रो जो शब्द है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो शब्द है, ये बना कहाँ से, मैक्रो शब्द। तो अगर हम बात करें मैक्रो शब्द एक्चुअली में अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है मैक्रो, लेकिन इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है मैक्रोज, क्या नाम है, मैक्रोज। ठीक है, उस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विशाल अथवा व्यापक। और यही कारण है कि हम क्या करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर, इसके अंदर व्यापक या बड़े रूप में या समूह के रूप में क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न समूहों के बीच उनके अंतर संबंध, यानी कि हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें या ये क्रियाएं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके, प्रोफेसर बोल्डिंग के बारे में, एक प्रोफेसर हैं, अगर हम इनकी अर्थशास्त्रियों की परिभाषा के बारे में समझें तो एक प्रोफेसर रहे बोल्डिंग, उन्होंने बताया व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता, मतलब इंडिविजुअल्स की स्टडी नहीं करता, बल्कि इन मात्राओं के समूह का अध्ययन करता है, किसके, पूरे ग्रुप की स्टडी करता है। व्यक्तिगत आयों का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आय के बारे में, एक व्यक्ति की आय के बारे में नहीं अध्ययन करता है, बल्कि कंप्लीट देश की इकोनॉमी, कंप्लीट देश की इनकम के बारे में बात करता है। व्यक्तिगत कीमतों के बारे में नहीं बात करता है, बल्कि सामान्य कीमत स्तर जो पूरे भारत में ली जा रही है उस तरीके की बात करता है, उस कीमत की बात करता है। व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में बात करता है। इसको हम कह देते हैं व्यापक अर्थशास्त्र।
ठीक है। इसके अलावा हमारे प्रोफेसर सुलजे रहे, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी। उन्होंने बताया कि व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण से है। मतलब व्यापक अर्थशास्त्र का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग अपनी नेशनल इकोनॉमी यानी कि राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी ले सके। इसके अलावा एक राइटर और रहे जिनका नाम था M.H. स्पेंसर। उन्होंने भी एक परिभाषा दी कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थव्यवस्था के बड़े से बड़े हिस्से से है। मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, छोटे व्यक्तियों का नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा, टोटल कंप्लीट के बारे में बात करता है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो बेरोजगारी के स्तर के बारे में है, मुद्रास्फीति की दर के बारे में है, राष्ट्र के कुल उत्पादन के बारे में है, जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। बात समझ में आई? तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। इन सभी डेफिनेशन से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम। क्या निकाल सकते हैं कि व्यापक अर्थशास्त्र में एक देश की राष्ट्रीय आय के निर्धारक तत्वों का तथा आर्थिक उतार चढ़ावों का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं? कुछ तो विशेषताएं नहीं होंगी, तो इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता है कि समष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों, सभी इकाइयों का, समस्त इकाइयों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि इकाइयों यानी कि समग्र इकाइयों, सभी तरह की इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे हम पूरे देश की इनकम की राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे, कुल उत्पादन के बारे में बात करेंगे, कुल बेरोजगारी या रोजगार के बारे में बात करेंगे, साम्य कीमतों के बारे में बात करेंगे। समझ में आया? उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। ये हमारी कंप्लीट इकोनॉमी से क्या है, रिलेटेड है। ये कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ इन सभी नीतियों से प्रभावित किसी न किसी व्यक्तिगत इकाई पर नहीं देखा जाता, बल्कि संपूर्ण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। अर्थात हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाते हैं उन पर इसका ध्यान दिया जाता है, और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो बनती हैं उससे किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं दिया जाता है ध्यान, बल्कि उसकी पूरी कमोडिटी पर, पूरी जाति पर पड़ने वाले प्रभाव को हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। और अगर हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, तो इसमें एक समष्टि आर्थिक चर होता है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल होता है। अर्थात समष्टि आर्थिक चर क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, अब बताता है कि समष्टि आर्थिक चर वे चर होते हैं जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर होता है। जैसे ही कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक चर हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जैसे महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक चर में क्या क्या आता है, राष्ट्रीय बचत आ जाती है, विनियोग आ जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आता है, राष्ट्रीय आय आती है, कुल रोजगार आता है, समग्र मांग आता है, ठीक है, और समग्र पूर्ति आ जाती है। इस तरीके के घटकों को हम समष्टि आर्थिक चर के रूप में जानते हैं। और ये क्या है, समष्टि उपकरण है। क्या है, एक मैक्रो टूल है। अर्थात विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें समष्टि उपकरण कहते हैं। जैसे हम लोग किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो राजकोषीय नीति का इस्तेमाल करते हैं, मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करते हैं, और आय नीति का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम आने वाले फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जब तक अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 का, बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 का लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन वाली वीडियोस को लेकर के आने वाले हैं। और अभी जैसे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा वैसे वैसे हम लोग BST यानी कि बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी के लिए भी लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन की वीडियोज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, समझ में आया? अब हम बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्रों के बारे में, कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो अगर हम स्टडी की बात करें तो व्यापक अर्थशास्त्र के क्षेत्र बहुत सारे हैं। जैसे आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, तो हम लोग आय और रोजगार के सिद्धांत के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारी आय और रोजगार कैसे काम करेगी। बात समझ में आई? हम लोग सामान्य कीमत और मुद्रास्फीति के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग व्यापार चक्र के सिद्धांत के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि हमारा व्यापार चक्र कैसे काम करेगा। हम लोग आर्थिक विकास के सिद्धांत के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम लोग वितरण के व्यापक सिद्धांत के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और अगर आय रोजगार के सिद्धांत की बात करें तो हम लोग यहाँ पे उपभोग फलन और विनियोग फलन के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, उपभोग फलन और विनियोग फलन के बारे में। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये कहता है कि आय और रोजगार का सिद्धांत क्या कहता है, तो ये कहता है कि आय रोजगार का सिद्धांत मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और उसकी विभिन्न अवधारणाओं तथा उसकी माप करने की विधियों का अध्ययन। अर्थात हम ये देखते हैं कि हमारा देश कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसा कमा सकता है, कौन कौन से उसके कॉन्सेप्ट हैं, और हम लोग कैसे अपने देश की नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम रोजगार निर्धारण के तत्वों के बारे में बात करते हैं।
अर्थात आय होगी, अगर पैसा कमाया जाएगा तो रोज़गार भी मिलेगा। तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है, कुल पूर्ति क्या है, कुल उपभोग कैसे काम करता है, कुल निवेश कैसे काम करता है, कुल बचत गुणांक, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। और अगर हम शॉर्ट में कहें तो इसमें हम रोज़गार और बेरोज़गारी की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। एक देश में रोज़गार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अगर देश के अंदर रोज़गार है तो देश की उन्नति होगी, अगर देश के अंदर रोज़गार नहीं है तो देश की क्या होगी, उन्नति नहीं होगी। तो वही बता रहा है। अब इसके अंदर हम दूसरा जो समझ रहे हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं सामान्य स्तर कीमत के बारे में। किसके बारे में, सामान्य स्तर कीमत या मुद्रास्फीति का सिद्धांत। यह सिद्धांत मुद्रा की पूर्ति के विभिन्न संगठनों के बारे में बताता है। अर्थात हर देश में मुद्रा बहुत ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ मुद्रा की आपूर्ति किस लेवल पे हो रही है, कैसे हो रही है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अपने समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर इस सिद्धांत के बारे में भी पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि सामान्य कीमतों में कितना परिवर्तन होता है। अर्थात मुद्रास्फीति का मतलब इन्फ्लेशन कैसे होती है और डिफ्लेशन कैसे होती है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को हम आर्थिक मंदी और आर्थिक महंगाई के दौर के नाम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं व्यापार चक्रों के बारे में। इसको बोलते हैं ट्रेड साइकिल थ्योरी। ये क्या होती है ट्रेड साइकिल थ्योरी, तो इसको समझते हैं। तो कहता है प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गतिविधि में परिवर्तन आता रहता है। भाई सीधी सी बात है, कभी हमारा व्यापार बहुत तेज़ी में चल रहा होता है, बूम होता है, और कभी हमारे यहाँ मंदी आ जाती है। तो ये मंदी और तेज़ी का दौर क्या कहलाता है हमारे लिए, व्यापार साइकिल यानी कि व्यापार चक्र के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे क्या होता है, कभी मंदी हो जाती है और कभी तेज़ी हो जाती है। तेज़ी में आजकल उत्पादन और रोज़गार अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। जब तेज़ी का काल आता है तो उस समय पे उत्पादन, रोज़गार सब कुछ क्या होता है, अपने टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन जब मंदी का काल आता है तो रोज़गार के स्तर में भारी कमी आ जाती है। इसकी वजह से हमें क्या होता है, बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। और इन समस्याओं के से रिलेटेड अध्ययन को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। फिर हम लोग जो स्टडी करते हैं वो है आर्थिक विकास का सिद्धांत। ये क्या कहता है आर्थिक विकास का सिद्धांत, तो कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से है संबंधित समस्याओं के अध्ययन से किया जाता है। इसमें किसी राष्ट्र के अल्प विकसित होने के कारण के बारे में समझते हैं, उसकी नीतियों के बारे में समझते हैं और उसके वर्तमान समय में होने वाली किसी समष्टि आर्थिक अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग बन गया। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि किसी भी देश में उसका आर्थिक विकास, उसकी आर्थिक पॉलिसीज़, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है और देश में आने वाली समस्याओं पर डिपेंड करता है। तो हम लोग इसके अंदर ये स्टडी करते हैं कि एक देश में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में किस तरह की समस्याएं आती हैं और क्या कारण है जिसकी वजह से वो देश का विकास रुका हुआ है या देश का विकास स्लो, धीमी गति पर काम कर रहा है। इसीलिए हम इसके अंदर इस स्टडी के बारे में भी समझते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग वितरण का समष्टि सिद्धांत समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और बहुत सारी चीज़ों का वितरण करना बहुत ज़रूरी है, तो हमें वितरण के सिद्धांतों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग वितरण के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वितरण के सिद्धांत से हमें क्या प्राप्त होता है। तो वितरण के सिद्धांत से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय आय में उत्पादन के विभिन्न साधनों का हिस्सा किस प्रकार और कितना निर्धारित है। अब हमारे उत्पादन के कुछ साधन होते हैं। उत्पादन के साधनों का मतलब भूमि, पूंजी, उद्यम और श्रम, ठीक है। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी देश के अंदर उत्पादन में मजदूरों ने कितना भाग लिया है, उद्यमी भूमिपतियों का कितना भाग होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर के आएंगे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। यहाँ तक की वीडियो को, यहाँ तक के नोट्स आप बना लीजिएगा। जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो हम लोग इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम के पेज पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।